स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से और आज मेरे साथ हमेशा की तरह हैं कविता थपलियाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फायदेमंद फंड के इस खास एडिशन में, जहां पर हम आपके पोर्टफोलियो पे आपको सही सटीक राय देते हैं। लेकिन आज का शो इसलिए भी खास है क्योंकि हम एक सेक्टर फंड की एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि अमूमन हम निवेशकों को कहते हैं शैल जी थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, खासतौर से तब जब आप अपने निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं। एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच आपके लिए सही होती है, लेकिन जिस सेक्टर फंड की हम खास बात कर रहे हैं उसमें निवेश करने से न सिर्फ आपका डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस पूरा होगा, बल्कि आप उभरते हुए सेक्टर की जो कामयाबी की कहानी है उसमें भी भाग ले पाएंगे। तो कविता जी, हम आज चर्चा करेंगे एक शानदार फार्मा फंड की जो आपको लॉन्च होता हुआ दिखेगा। हमारी आज गेस्ट हैं राधिका गुप्ता जी। आप एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। राधिका जी, आपका स्वागत है। और अब चर्चा करते हैं फंड की, जिसका नाम है एडलवाइस MSCI इंडिया डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड हेल्थ केयर 45 इंडेक्स फंड। जी, हम इसको एडलवाइस हेल्थ इंडेक्स फंड ही बोलेंगे, काफी लंबा नाम है। जी, तो राधिका जी, आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आपसे बात कर बहुत नई नई बातें सीखने को मिलती हैं और आज आपसे जब चर्चा करेंगे आपके नए NFO की, तो साथ ही साथ आपकी राय लेंगे फार्मा सेक्टर पर भी। अगर आप सन 2020 के आंकड़े देखें, एक ऐसा सेक्टर जहां पर बहुत जबरदस्त आपने रैली आते हुए देखी है, वो है फार्मा स्पेस। बहुत सारे डेटा आपके साथ स्क्रीन पर चलेंगे, लेकिन राधिका जी से जुड़ते हैं। राधिका जी, ये बताइए, क्या आप लेट तो नहीं हैं इतने जबरदस्त सेक्टर में अब कदम रखते हुए? नमस्ते, नमस्कार शैल जी, कविता जी। इट्स ऑलवेज वेरी नाइस टू टॉक टू यू एंड योर व्यूअर्स ऑन अ फ्राइडे। बेस्ट वे टू स्पेंड अ फ्राइडे इज टू टॉक टू यू। तो आई थिंक लेट, ये जो सवाल आता है ना, मेरे हिसाब से शैल जी, कविता जी, हम ये जो टाइमिंग का सवाल है ना, इस पर बहुत ऑब्सेस्ड है हमारी इंडस्ट्री में। पहली बार तो मैं ये कहूंगी कि हमें लगता है, जैसे कि आपने कहा कि सेक्टोरल फंड्स आर वेरी वेरी रिस्की फंड्स, दे आर इन एंड आउट ट्रेडिंग कॉल वाले फंड होते हैं। लेकिन कुछ सेक्टर हैं, और ज्यादा नहीं है हिंदुस्तान के उसमें, जो कि हमें लगता है सेक्युलर सेक्टर्स हैं, और फार्मा उनमें से एक है। अब दूसरी बात जो आपने पूछा कि हाँ, 2020 में फार्मा ने अच्छा किया है, लेकिन अगर आप 5 साल का दौरान देखें तो फार्मा एक्चुअली एक अंडर परफॉर्मर रहा है, इवन आफ्टर द रैली दैट यू हैव सीन इन 2020। सो मेरे हिसाब से ये पॉइंट ऑफ व्यू लेना कि जस्ट बिकॉज एक सेक्टर ने पिछले 6 महीने में बहुत अच्छा किया है, वो टॉप पे हो गया है, नहीं निवेश करना चाहिए, ये थोड़ा सा कम नुआंस्ड व्यू है। हम ये देखना चाहते हैं कि फार्मा कंपनीज के फंडामेंटल्स क्या है, हेल्थ केयर कंपनीज के फंडामेंटल्स क्या है। और हमें लगता है कि चाहे आप दुनिया देखें या इंडिया देखें, बहुत सारे कैटलिस्ट हैं। एक तो जब इस सेक्टर ने अच्छा नहीं किया था, तो फार्मा कंपनीज, जो बड़ी फार्मा कंपनीज थी, उन्हें US FDA के साथ बहुत चैलेंजेस हो रहे थे और प्राइसिंग पे बहुत अनसर्टेनिटी थी, जो कि हमें लगता है काफी चली गई है। दूसरा, एक बहुत अच्छी API की स्टोरी और इंसेंटिव्स मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस होल आत्मनिर्भर मूवमेंट। और तीसरी बात, और ये कोविड की वो रिलेटेड बात है, कि कोविड के बाद गवर्नमेंट्स, इंडिविजुअल्स अराउंड द वर्ल्ड, एवरीबडी इज डिसाइडिंग कि हमें हेल्थ केयर पे खर्चा ज्यादा करना है। तो ये 3 मुद्दे मेरे हिसाब से मायने रखते हैं जहां तक हेल्थ केयर की बात है। और ये एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है जहां थोड़ी सी प्राइस ग्रोथ हुई है, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ हमारे हिसाब से अभी आएगी इस सेक्टर। बिल्कुल, आपको इसका भविष्य बेहतर दिखाई दे रहा है, लिहाजा ये फंड भी आया है आपकी तरफ से बाजार में। लेकिन थोड़ा सा हम फंड की खासियत पर बात करना चाहेंगे राधिका जी। एडलवाइस हेल्थ इंडेक्स फंड की अगर हम बात करें, पैसिव फंड है जहां पे 70% जो है आप एलोकेशन इंडिया हेल्थ केयर यूनिट्स में करेंगे, 30% हम देखेंगे कि इंटरनेशनल एक्सपोजर रहेगा। एक्टिव फंड की बजाय पैसिव फंड को क्यों चुना है? अगर आपने कहा जिस तरह से हमें इस सेक्टर की ग्रोथ आगे चलकर अच्छी दिखाई दे रही है, तो एक्टिव फंड क्या बेहतर नहीं होता? तो ये एक्टिव और पैसिव का भी बहुत डिबेट चलता रहता है, और मेरे हिसाब से इट इज नॉट अबाउट एक्टिव और पैसिव, इसीलिए भी हाँ, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। कभी एक्टिव पैसिव हमारी न्यूज और ट्विटर की डिबेट होती है, लेकिन निवेशक के लिए प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। अब जैसे कि आपने कहा, इस फंड का नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन इसके 3 हिस्से हैं नाम के, विच आई यूज टू एड्रेस योर क्वेश्चन। हाँ, ये एक इंडेक्स फंड है, इनफैक्ट ये इंडिया का पहला थीमेटिक इंडेक्स फंड है। हमें लगता है जब आप एक थीम पे या एक सेक्टर पे कॉल लेते हैं, तो वो ऑलरेडी एक बहुत एक्टिव कॉल है, और वो सेक्टर काफी नैरो होता है, तो उसमें एक्टिव मैनेजमेंट का रोल प्ले करने की बहुत ज्यादा जगह नहीं है।
तो एक पैसिव प्रोडक्ट आपको बहुत सिंपली और बहुत कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से, और मैं आपकी कॉस्ट की भी चर्चा बाद में करूंगी, बहुत कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से आपको ये एक्सपोजर दे सकता है। दूसरी बात है कि सेक्टर फंड में अगर आप पैसिवली करें तो बहुत ट्रू टू लेवल होगा। हमने देखा है इंफ्रा फंड में कभी बैंकिंग स्टॉक होते हैं, 20% की गुंजाइश तो सेबी देता है, पैसिव फंड में आपको कभी ये समस्या नहीं मिलेगी। फाइनली आई थिंक जो इस फंड की सबसे बड़ी खासियत है, बिकॉज इट इज पैसिव, ये एक वर्ल्ड और इंडिया फंड है। फार्मा जैसी थीम की जब हम बात करें तो हमें लगता है वो वर्ल्ड एक्सपोजर के बिना इनकम्प्लीट है, क्योंकि हालांकि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मा मार्केट इन द वर्ल्ड, अ लॉट ऑफ द इनोवेशन, जो इनोवेशन होती है, न्यू मॉलिक्यूल डिस्कवरी है, वो ज्यादातर ग्लोबल मार्केट्स में होती है, यूएस में होती है और यूरोप में होती है। सबसे ज्यादा पैटेंट फाइलिंग्स वहां होती है और स्पेंडिंग वहां होती है। तो हमने इस फंड में 70% एक्सपोजर इंडियन कंपनीज को दिया है और 30% ग्लोबल कंपनीज को दिया है। अब अगर मैं एक एक्टिव फंड चला रही होती तो मैं ये ग्लोबल एक्सपोजर आपको दे नहीं पाती, क्योंकि उसके लिए मुझे लोग यूएस में बिठाने पड़ेंगे, यूरोप की रिसर्च करनी पड़ेगी। इंडेक्स के तौर से और पैसिव फंड के तौर से मैं आपको एक 40-50 स्टॉक्स की इंडेक्स बना के उसको रेप्लिकेट कर सकती हूँ। तो एक पैसिव प्रोडक्ट का ये फायदा है कि वो प्रोडक्ट को बेहतर और कंप्लीट बना सकता है। राधिका जी, जरा और चर्चा इस पे करते हैं। आपकी सारी दलीलें एक्सेप्ट हुई कि सेक्टर में आप ऑल टाइम हाई देखेंगे और अगर ग्लोबल एक्सपोजर देंगे हमारे डोमेस्टिक निवेशकों को तो उनका भी बहुत फायदा होता हुआ दिखेगा। अब ये बताइए, हम लोकल डोमेस्टिक हेल्थ केयर सेक्टर को अगर देखें, खासकर फार्मा कंपनीज को, क्या वहां पर आपको ओवरऑल एक ओवर वैल्यूएशन आती हुई दिख रही है? क्योंकि लोग अब मोमेंटम चेज कर रहे हैं, 5-5, 8-8% आपको लैब्स के स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखेंगे, हॉस्पिटल्स के स्टॉक बढ़ते हुए दिखेंगे। क्या यहां पर आपको एक ओवर वैल्यूएशन का जोन दिख रहा है क्या बाजार में? क्योंकि पिछले 5 साल के अगर आप रिटर्न देखें, रोलिंग रिटर्न, तो किसी टाइम पे फार्मा सेक्टर के 5 साल के रोलिंग रिटर्न 15% से ज्यादा होते थे। अभी भी वो 2-3% की दिशा में है, उससे ज्यादा दूर नहीं है। तो हमें ओवर वैल्यूएशन नहीं दिख रहा। हमें इनफैक्ट, मैंने पहले भी कहा था कि अभी इस स्टॉक में आपने प्राइस इंक्रीज देखा है, अर्निंग्स कैचअप है, वो होने वाला है। फार्मा कंपनीज हैव डन पोरली इन द पास्ट। इसके 2 कारण हैं। पहले तो ये ज्यादातर यूएस एफडीए के साथ ट्रबल में रहते थे, हम हमेशा न्यूज में सुनते रहते थे। दूसरा, यूएस में एक बहुत प्राइसिंग अनसर्टेनिटी का इन्वायरमेंट था। ये जो 2 फैक्टर्स हैं, ये हमारी इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए कम हो गए हैं, विच इज व्हाई इंडियाज पोटेंशियल एज फार्मेसी टू द वर्ल्ड वी थिंक इज जस्ट बिगिनिंग टू शो अप। ऑलराइट, कॉस्टिंग की बात करते हैं। यहाँ पर किस तरह से निवेशकों के पोर्टफोलियो में ये फंड सस्ता बैठेगा और मुनाफा देगा? सो आई थिंक कॉस्ट के तौर पे तो ये बहुत सस्ता है। ये डायरेक्ट प्लान में 40 बेसिस पॉइंट्स पे है, रेगुलर प्लान में 1% पे है। तो अगर मैं डायरेक्ट प्लान की या रेगुलर की बात करूं तो बहुत सस्ती कॉस्ट में, जहां एक एक्टिव फंड रेगुलर प्लान में 2.25 पे होगा, डायरेक्ट प्लान में भी 1% से ज्यादा होगा, तो ये काफी सस्ता बैठेगा निवेशकों के लिए, नोइंग कि ये इंडो ग्लोबल एक्सपोजर दोनों को देता है। मैं निवेशकों से ये जरूर कहूंगी कि ये एक सेक्टोरल फंड है, तो मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि आपके पोर्टफोलियो का 50% होना चाहिए। वो हमेशा डाइवर्सिफाइड फंड्स होने चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये थीम इंटरेस्टिंग है तो ये एक बहुत एफिशिएंट वे है उस थीम को प्ले करने का, और आप अपने पोर्टफोलियो में से एक सैटेलाइट एक्सपोजर की तरह गिन सकते हैं। चलिए, सैटेलाइट एक्सपोजर की बात आपने की और आपके जवाब में ही मेरा प्रश्न है। राधिका जी, बताइए कितना प्रतिशत सिंगल डिजिट एक्सपोजर क्या इस फंड का हमें लेना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में? सो डेफिनेटली ये वो फंड नहीं है जिसमें 50% एक्सपोजर लेना चाहिए। आई मीन हर बंदे का इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट डिसाइड करेगा, लेकिन सेक्टोरल फंड्स जनरली सिंगल सेक्टर 5-7% एक्सपोजर होना चाहिए एक अच्छे सेक्टर में। उससे ज्यादा मैं खुद नहीं एडवोकेट करूंगी। आप हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो, इक्विटी पोर्टफोलियो का थोड़ा ज्यादा हो सकता है। जी, आप शो पर हैं तो देखिए मौका भी है और हमारे शो का दस्तूर भी है कि जब कोई आप जैसा एक्सपर्ट आए तो उनके फंड के अलावा और भी बाजार पर निवेशकों से टिप्स लिए जाएं। हेल्थ के बजाय या इसके अलावा और कौन से सेक्टर पर आपको लगता है कि कुछ दांव लगाया जा सकता है, आगे इनकी कहानी अच्छी होगी? आई थिंक द अदर थीम दैट एक कोविड का जो बड़ा बेनिफिशियरी रहा है वो है टेक्नोलॉजी।
हमने 6 महीने पहले एक बहुत पॉपुलर फंड हो गया है एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी फंड लॉन्च किया था, लेकिन हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी एक्चुअली कोविड से पहले भी एक बहुत अच्छा थीम था, लेकिन कोविड के बाद हम सब देख रहे हैं, हम ये कॉल जूम टीम पे कर रहे हैं, जो भी हमारी जिंदगी है वो टेक्नोलॉजी ने इनेबल की है। तो टेक्नोलॉजी हमें लगता है ये है एक बहुत एक्साइटिंग सेक्टर है। अगर आप सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट के तौर से देखना चाहें, टेक्नोलॉजी एक और ऐसा सेक्टर है जहां ज्यादातर इनोवेशन हाउएवर ग्लोबली होती है। राधिका जी, समय बहुत कम है, आपका थोड़ा सा और लेंगे। ये बताइए कि इस हफ्ते आपने आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी को आते हुए देखा। हालांकि ब्याज के दरों में और किसी भी चीज में फेरबदल नहीं हुई, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में एक शानदार आपने रैली आते हुए देखी है। कुछ रुझान पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर अगर आप हमें अपना बताएं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो बहुत जबरदस्त तरीके से पिट चुके हैं, क्या वहां पर आपका रुख पॉजिटिव है? और एनबीएफसी स्पेस क्या लगता है आपको? I think the most difficult times for NBFCs are over। और मेरी खुद की पेरेंटेज एक NBFC की है, तो मुझे लगता है जो मुश्किल दौर है NBFC का वो थोड़ा खत्म हो गया है। अब ग्रोथ वापस आने की जरूरत है। इनफैक्ट एंड आई एम नॉट लॉन्चिंग अ बैंकिंग फंड राइट नाउ, लेकिन हमें लगता है कि ये जो सारी रैली अप्रैल के बाद हुई है, इसमें बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैव नॉट पार्टिसिपेटेड द वे दे शुड हैव। आई मीन दे हैव बीन द अंडर परफॉर्मर्स इन दिस रैली, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी रही है इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, क्रेडिट एनवायरनमेंट के बारे में है और मोरेटोरियम के बारे में। ये फेज ऑफ अनसर्टेनिटी हमारे हिसाब से थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, तो हम अपने रेगुलर फंड्स में भी फाइनेंशियल्स को ज्यादा करीबी से देख रहे हैं। चलिए राधिका जी, आपका समय हमने आज लिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने को। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका जो एडलवाइस हेल्थ केयर इंडेक्स फंड है, मैं छोटा ही अक्षर इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही लंबा फंड का नाम है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप कई 100 करोड़ रुपए जमा करेंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे दर्शक निवेशक उसको एक सैटेलाइट एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में लेते हुए दिखेंगे और वहां बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सीधा रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट की ओर, जहां पर हम करते हैं पोर्टफोलियो का टेस्ट। और आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन की, और उनको जो पोर्टफोलियो हमने सुझाया था उसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो आपको बताएंगे। लेकिन चलिए आपकी याददाश्त को थोड़ा सा और ताज़ा करते हैं, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं मुकुंद कुलकर्णी की। चलिए, मुकुंद कुलकर्णी साहब एक रिटायर्ड इंडिविजुअल हैं और उन्होंने नियमित आय के लिए अपने बहुत ज़बरदस्त जो पैसे जमा किए थे रिटायरमेंट के लिए, उन्होंने निवेश किए हैं। लगभग 20 लाख रुपए की रकम थी जो हम लोगों ने 4 फंड्स में उनके लिए निवेश किया और बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाया गया। सिस्टमैटिकली वो पैसा विड्रॉ करते हैं और ये पोर्टफोलियो के नाम और परफॉर्मेंस आपके सामने फिलहाल आपको आती हुई दिखेगी। जनवरी के पहले दिन हम लोगों ने ये पोर्टफोलियो उनके लिए बनाया था और कविता जी आपको और डिटेल्स इसके बारे में देंगी। बिल्कुल, यहाँ पर पोर्टफोलियो को एक बार हम गौर से देखते हैं, जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है यूनियन बैलेंस एडवांटेज फंड है, 9% से ज़्यादा की रिटर्न अब तक हासिल कर चुका है साफ तौर से। दूसरी ओर देखिए SBI मैग्नम गिल्ट फंड इनको रेकमेंड किया गया था, 8.25% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर ये कमा रहे हैं। HDFC बैंकिंग एंड PSU डेट फंड और ICICI प्रू कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में देखिए 7.5% के आसपास का ये रिटर्न कमा रहे हैं। तो क्लियरली हम देख रहे हैं जिस तरह से रिटायरमेंट कॉर्पस इन्होंने जो इकट्ठा किया था उसको कैसे रेगुलर इनकम की तरह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करके, क्योंकि रिस्क फैक्टर यहाँ पे काफ़ी हद तक कम है, रिटायरमेंट कॉर्पस है, ज़्यादा रिस्क हम नहीं ले सकते, इसीलिए इनको जो है डेट स्कीम्स हमने रेकमेंड की है, जिन पे भी हम देख रहे हैं जनवरी से लेकर अब तक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। चलिए इसी नोट पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार रैंक MF के ओमकेश्वर सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे और देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। ये वो हिस्सा है शो का जहां हम आपके जो फंड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनका हल निकालते हैं। हमारे साथ श्री ओमकेश्वर साहब जुड़े हुए हैं। ओमकेश्वर सिंह जी RankMF.com
के सीईओ हैं, बहुत ही जानी मानी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट है, पिछले 2 दशक से इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। और कविता जी जुड़ी हुई हैं रिकुल पटेल साहब से, जो कि गुजरात से हैं। उम्र उनकी 30 साल है और इतनी कम उम्र में वो बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने की चेष्टा में। बिल्कुल, अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए इनको पोर्टफोलियो बनाना है। बात करते हैं रिकुल पटेल साहब से। रिकुल जी, केम छो तमे? क्या रिकुल जी, आवाज आ रही है? चलिए, इनको लगता है मेरी ग्रीटिंग्स पसंद नहीं आए गुजराती में और इनका कनेक्शन कट हो गया। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, जब तक ये कनेक्ट होते हैं मैं सवाल ले लेती हूँ इनका। 2 साल के इनका फिलहाल जो बच्चा है उसकी उम्र 2 साल की है और उसके बेहतर भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं। लगभग 16 साल का इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है ओमकेश्वर जी, और कह रहे हैं कि एसआईपी या किसी भी तरह के चाइल्ड फंड में क्या ये शुरुआत कर सकते हैं अपने निवेश की। अगर ये जुड़ जाए मेरे साथ तो मुझे इनसे पूछना है कितना का इन्वेस्टमेंट ये करना चाहते हैं। ड्यूरेशन तो हमारे पास है लेकिन अमाउंट की डिटेल्स हमारे पास नहीं है। बहरहाल ओमकेश्वर जी, कई तरह के चाइल्ड फंड्स भी लॉन्च हुए हैं, एचडीएफसी की तरफ से है और एक और एएमसी की तरफ से है। उनमें एसआईपी करने की रणनीति बेहतर होगी स्पेसिफिकली क्योंकि वो टारगेटेड है आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, या आपको लगता है कि आम म्यूचुअल फंड में भी निवेश करके ये कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं? इस बीच रिकुल पटेल जी जुड़ गए हैं मेरे साथ। आपका सवाल हम फायदेमंद फंड पे ले रहे हैं। पटेल साहब, कितने की एसआईपी करेंगे हर महीना? हाँ मैडम, मेरा सवाल ये था कि मेरे 2 साल के बच्चे हैं। हाँ जी, वो तो सब समझ गए हैं, वो सब हमने बोल भी दिया, लेकिन मुझे जानकारी चाहिए थी कि कितना हर महीना आप डालेंगे। हर महीना अभी मैं 1000 से स्टार्ट करना चाहता हूँ और हर साल में बढ़ाना मैं चाहता हूँ उसके हिसाब से। चलिए, बहुत बड़ी मंशा है, आप बढ़िया मंशा है आपकी। ओमकेश्वर जी, 1000 रुपए हर महीना डालेंगे, बताएं क्या अप्रोच हो? जी कविता जी, जो आपने बताया कि चिल्ड्रन प्रोग्राम प्लान्स भी हैं, लेकिन उससे बेटर है कि वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी ले, मल्टी कैप में और लार्ज कैप में लेते तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो उसमें 500 रुपए का ये यूटीआई इक्विटी फंड में और एक्सेस ब्लू चिप पे चालू कर सकते हैं, और ये अमाउंट इनको हर साल बढ़ाते जाना पड़ेगा, तब जाकर के एक डिसेंट कॉर्पस बन जाएगा 16 साल में। 1000 रुपए से का जो है वो 10 से 15% अगर हर साल ये बढ़ाते चले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, तो ये आपको पटेल साहब राय मिल रही है। 2 फंड्स में आप अपने 1000 रुपए निवेश कर सकते हैं हर महीना। यूटीआई इक्विटी फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, बहुत ही शानदार फंड्स हैं और यहाँ पर हमने इनके परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर रही है। आप बेहतरीन पैसा बनाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार। हमारे अगले कॉलर हैं गौरव पांडे साहब, वाराणसी से। गौरव जी, स्वागत है आपका। आपने 5 फंड्स में निवेश कर रखा है और बताइए आपका प्रश्न क्या है। आपका पोर्टफोलियो हमारे सामने ग्राफिक्स पर चल रहा है। जी सर, मैं गौरव पांडे बोल रहा हूँ बनारस से। तो मैंने रिसेंटली अभी पिछले 3 सालों से इन 5 फंड्स में 4-4 हजार की एसआईपी कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास एक यूली प्लान है जो 2500 रुपए का है और एक कम प्लान है। तो मैं अपना फंड रिव्यू करना चाहता हूँ सर से कि फंड अगले कुछ सालों में कैसा परफॉर्मेंस करेंगे, वो जरा रिव्यू करना था बस। तो पोर्टफोलियो हमारे पास है यूटीआई मास्टर शेयर, आईसीआईसीआई मल्टी कैप, मिरर एसेट इमर्जिंग इक्विटी है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड इनके पास है। ओमकेश्वर जी, बताइए आपके मुताबिक ये जो फंड मिक्स है कैसा है इनके लक्ष्य के लिए? ये फंड्स जो है वो ठीक है, लेकिन एक सारे फंड जो इन्होंने जो चूज भी करे वो भी काफी अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही है कि वो लार्ज एंड मिड कैप के 3 फंड्स है, लेकिन तीनों फंड्स अच्छे हैं तो अभी वो कंटिन्यू रख सकते, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आईसीआईसीआई मल्टी कैप जो है वहाँ उसके जगह पर अगर यूटीआई इक्विटी ले लेते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टर्म प्लान काफी अच्छा है, लेकिन यूलिप भी करने का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड में करो, ज्यादा बेटर है। यूलिप इज नॉट बेटर वे टू इन्वेस्ट। तो क्या बताइए, यहाँ पर फेरबदल करना चाहिए ओमकेश्वर जी? टर्म प्लान तो आपने बताया, यूलिप आपने कहा कि वहां से निकाला जाए पैसा। अगर वो विनिवेश कर देते हैं, यानी कि वहां से पैसा निकाल लेते हैं पांडे साहब, तो वो बचे हुए अमाउंट का आप क्या सजेशन देंगे? तो जैसे आपको बताया कि इनके पास ऑलरेडी 3 लार्ज एंड मिड कैप हैं, तो वो जो पैसा है वो यूटीआई इक्विटी में डाल देंगे, मल्टी कैप में डाल देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा वो। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को अलग रखें। जो टर्म प्लान बहुत अच्छा है जो उन्होंने लिया इंश्योरेंस में, जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड को लेकर करेंगे तो ज्यादा बेटर उससे कॉर्पस बनने का चांस रहेगा।
ये बंद करके इक्विटी में पैसा वो एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। जी पांडे साहब, आपने सुना जो ओमकेश्वर सिंह साहब ने आपको बताया, आपने अपनी निवेश की अवधि नहीं बताई, ये तो बताया कि 3 साल से आप यहाँ पर पैसा डाल रहे हैं। कब तक आप चाहते हैं कि ये SIPs कंटिन्यू करें? शायद मैं पिछले 2 साल से फंस गया हूँ इसमें, तो अब मैं चूंकि होल्ड भी करूंगा तो 5 साल के बाद मिलेगा, इसीलिए मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा। तो ओमकेश्वर जी, मेरे ख्याल से यूलिप में तो लॉक इन है और वो परेशानी पांडे साहब फेस कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद जो भी आपका पैसा बनता है पांडे साहब, उसमें से निकालिए और UTI इक्विटी फंड में आप उसको निवेश कर सकते हैं। कविता जी, चलिए, उम्दा राय यहाँ पर आती हुई, और डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा अपने निवेश में। इसी के साथ शो को हम यही समाप्त करते हैं। ओमकेश्वर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर दर्शकों को आज अपनी राय देने के लिए, और मुझे और शैल जी को भी इजाजत दीजिए, लेकिन फायदेमंद फंड के ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा सोमवार को और बुधवार को 4:30 बजे। नमस्कार, धन्यवाद।